student, welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। जैसा कि विदित है कि इस चैनल पे लगभग सभी सब्जेक्ट्स के मैनुअल, कुछ पावर पॉइंट और कुछ व्हाइट बोर्ड पे जिस तरह से जब जो जैसा संभव होता है वह आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का लेक्चर मिल जाएगा। और जो कुछ सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूँ। आज वक्त है मशीन डिजाइन के अंदर इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में पढ़ने का। जैसा कि हम लेक्चर नंबर 2 में इंजीनियरिंग मटेरियल के प्रॉपर्टी का हमने काफ़ी स्टडी किया था, लेकिन कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल हैं जिनका कि मशीन डिजाइन या मशीन कंपोनेंट डिजाइन में ज़्यादातर यूज होता है, आज हम वो देखेंगे। इसमें भी दो तरह का मटेरियल हमने क्लासिफाई किया है जो आगे चल करके बात करेंगे कि एक वीडियो में जैसे लेक्चर नंबर 7 में मैं सिर्फ फेरस मटेरियल की बात करूंगा। यहाँ पे आज जो बात करने वाले हैं, जो हमारा अभी प्रेजेंट लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि अभी हम बताएं कि इस वीडियो में सिर्फ फेरस मेटल्स की बात करेंगे, नन फेरस एंड नन मेटालिक जो मटेरियल्स हैं उसका नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर नंबर 8 होगा हमारा 8 नंबर लेक्चर, उसमें बात करेंगे। देखिए इंजीनियरिंग मटेरियल का जो है ये एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है। जब इसको हम क्लासिफाई करते हैं तो पूरा का पूरा मेटालिक एंड नन मेटालिक दो पार्ट में डिवाइड होता है। इंजीनियरिंग मटेरियल की शादी हुई और इसके दो बच्चे, कौन से, एक मेटालिक और दूसरा नन मेटालिक। उसी तरह से फिर मेटालिक की शादी हुई तो इसके दो बच्चे फेरस एंड नन फेरस। नन मेटालिक की भी शादी हुई, इसके भी दो बच्चे ऑर्गेनिक एंड नन ऑर्गेनिक। अब देखिए यहाँ पे फेरस में दो है, फेरस की फिर से शादी हुई और इसके दो बच्चे स्टील्स एंड कास्ट आयरन। ठीक है। अब ब्रॉडली जो है आज हम इस वीडियो में ये स्टील एंड कास्ट आयरन के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है। नन फेरस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये तीनों पार्ट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, ठीक ना, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए आज हम जो पढ़ने वाले हैं स्टील्स और कास्ट आयरन। पहले हम कास्ट आयरन पढ़ेंगे, उसके बाद स्टील पढ़ेंगे। देखिए अभी हमने देखा था फेरस और नन फेरस। फेरस का मतलब क्या है कि जिसमें आयरन हो, और नन फेरस जिसमें आयरन नहीं हो, जिसका मेन कंस्टिट्यूएंट जो है आयरन ना हो। लेकिन अब चूंकि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल कब सिलेक्ट करेंगे, व्हाट विल बी दी एक क्राइटेरिया टू सिलेक्ट दी मटेरियल, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि मैथमेटिकली थ्योरेटिकली जो भी आपका मटेरियल आया है, इज इट अवेलेबल इन द मार्केट और नॉट। अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल कि मार्केट में या कंपनी के पास अवेलेबल है कि नहीं, अदरवाइज कहाँ से हम बनाएंगे। ठीक ना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर द डिजाइनर कि जो बेस्ट मटेरियल आपने थ्योरेटिकली जो आपने निकाला, फाइंड आउट किया, whether it is available or not. Next one is the suitability of the material for the working condition. Working condition many of the times are static, many times of are varying. For example, एक जो है बाइक जो है आज हम यदि पटना में चला रहे हैं, कल हो सकता है दिल्ली में चलाएंगे, परसों हो सकता है जम्मू में चलाएंगे। तो कहने का मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वेरी कर रहा है, पहला चीज। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए भी वर्किंग कंडीशन हमेशा एक ही आदमी नहीं चलाएगा, ठीक है ना। तो दैट शुड बी सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशन इंक्लूड्स द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, थर्मल स्ट्रेंथ कि किस तरह का, जो हमने आपको अभी दो एग्जांपल दिया, थर्मल कंडीशंस अलग होगा, ऑपरेटिंग कंडीशंस अलग होगा। तो ड्यूरिंग सर्विस द मटेरियल शुड नॉट फेल। And third and the most important, especially in Indian continent, that is the cost of material. Cost of material is very important. जो पहला प्रॉपर्टी है
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, ये दोनों हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी हमने पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ा था, और आज और अभी मशीन डिजाइन के ही आप लेक्चर नंबर 2 में जा करके देखिए, वहां पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी मिल जाएगा। फिर भी हमने जस्ट एक जो है मेमोरी रिकॉग्निशन के लिए हमने आपको यहाँ बता दिया है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, लस्टर, चमक, कलर, साइज, शेप, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, जो है these are the physical property. At the same time the mechanical properties that we have already discussed, it is strength, stiffness, elasticity, plasticity, ductility, brittleness, malleability, टफनेस, रेजिलियंस, क्रीप एंड हार्डनेस। आपको यह याद होना चाहिए। याद होगा, थोड़ी भी दिक्कत है तो प्लीज गो टू दी लेक्चर नंबर 2 इन दिस प्लेलिस्ट। ये जो मैकेनिकल पंडित आपका जो चैनल, पंडित आपका छोटा नन्ना मुन्ना से जो चैनल है, उसमें एक प्लेलिस्ट है किसका, मशीन डिजाइन का, जिसमें कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। उसी प्लेलिस्ट में आपको 300 से ऊपर मशीन डिजाइन के वीडियो मिलेंगे, और ये इसमें लेक्चर नंबर वाइज हैं। लेक्चर नंबर 2 में आप जाएंगे तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आइए फेरस मेटल। अब हम डायरेक्ट आ रहे हैं अपने कहाँ पे, सब्जेक्ट में, टू दी पॉइंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले फेरस मेटल की यदि हम बात करते हैं तो फेरस मेटल दैट मीन्स इट हैज द आयरन एज देयर मेन कंस्टिट्यूएंट्स। इसका जो मेन एक है वह क्या है, फेरस अर्थात आयरन है। द फेरस मेटल बेसिकली इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में मैक्सिमम यूज होता है। इसमें जो फेरस मेटल है, इसमें हम लोग कास्ट आयरन, रॉड आयरन, स्टील्स, एलवाई स्टील्स, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये फेरस नॉन फेरस की कहानी आप समझ गए। अब फेरस में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कास्ट आयरन। बेसिकली कास्ट आयरन जो है हमको मिलता है बाय रीमेल्टिंग ऑफ द पिग आयरन, रीमेल्टिंग ऑफ द पिग आयरन विथ कोक एंड लाइम स्टोन। कोक और लाइम स्टोन के साथ, ये आपका कपोला फर्नेस है। जब कपोला फर्नेस में डालते हैं तो आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेसिंग, है ना, और इसमें कार्बन कंटेंट भी रहता है। तो कार्बन कंटेंट कितना रहता है, 1.7 टू 4.5%। याद रखिएगा, 1.7 टू 4.5% कार्बन रहता है। थोड़े से अमाउंट में ये मैग्नीज, फास्फोरस एंड सल्फर भी रहता है। और इसमें दो तरह का कास्ट आयरन प्रोड्यूस होता है। पहला फ्री कार्बन ग्रेफाइट, और कंबाइंड कार्बन या सीमेंटाइट, ग्रेफाइट एंड सीमेंटाइट। इन दोनों की प्रॉपर्टी हम देखेंगे। क्योंकि कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है, एक क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। इसकी कोई अपनी डक्टिलिटी या मेलेबिलिटी जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसका यूज जो है मशीन में, खास करके जहाँ पे स्टॉक लोड वगैरह होता है, वहां पे नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, टूट जाएगा अचानक से, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी जब कास्ट आयरन में जब आप देखेंगे, ठीक है ना, तो काफी ऐसे इसके प्रॉपर्टी है जो इंजीनियरिंग यूज के लिए जो है यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका देखिए 100 टू 200 मेगा पास्कल, दैट इज टू हाई। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 400 टू 1, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में यह ज्यादा स्ट्रांग होता है बजाय टेंसाइल के। और शियर स्ट्रेंथ भी काफी है। तो इससे ये चीज समझ में आ गया कि जो आपका कास्ट आयरन है, इट इज वेरी मच स्ट्रांग बट हैज नो डक्टिलिटी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब टाइप ऑफ द कास्ट आयरन में जाएंगे तो सबसे पहला आता है ग्रे कास्ट आयरन। कई तरह के कास्ट आयरन है, जैसे ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन, मोल्टेड कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन। ये सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ग्रे कास्ट आयरन में अब देखिए, कोई भी कास्ट आयरन है ना, या इवन कोई भी फेरस मटेरियल है,
खास करके स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, इन सब का प्रॉपर्टी वेरी करता है विद द वेरिएशन ऑफ परसेंटेज वेरिएशन ऑफ कार्बन। ठीक है ना, कार्बन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो यह जो है एक ऑर्डिनरी कमर्शियल आयरन है। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब का जो है परसेंटेज देख सकते हैं। जब कुल मिलाएंगे तो आपका लगभग ये 5 to 6% सब मिल करके आता है। रिमेनिंग पोर्शन क्या होता है, प्योर आयरन होता है। ठीक है ना, तो ये ग्रे कलर में चूंकि पाया जाता है, एंड ड्यू टू द ग्रे कलर इट इज फैक्ट दैट द कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट। इसमें फ्री ग्रेफाइट के दैट मीन्स ऊपर से छिड़काव। ठीक है ना, बोलते हैं ना कोई चीज आप भोजन करते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता छिड़क दो, तो दैट इज दी, इसमें ग्रेफाइट का छिड़काव कर देते हैं, सो इट लुक्स लाइक ग्रे। ठीक है ना, इट हैज वेरी गुड प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इट्स स्ट्रक्चर जो ग्रेफाइट के चलते जो ड्यू टू फ्री ग्रेफाइट इट्स structure like acts as the lubricant, and due to this property only it is very suitable for all those parts where sliding action is required. The grey cast iron are widely used for machine tools, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, सिलेंडर ब्लॉक्स, हेड हाउसिंग के लिए फ्लाईव्हील बनाते हैं, पाइप्स बनाते हैं, पाइप की फिटिंग करते हैं, और भी कई सारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बनाते हैं। ये चूंकि काफ़ी हार्ड होता है, इसकी हार्डनेस भी आप देखेंगे तो इसकी हार्डनेस 500 तक जो है, BHNL में देखेंगे, BHN मतलब ब्रिनल हार्डनेस नंबर में, तो 270 तक इसकी हार्डनेस है। उसके बाद व्हाइट कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, और इसमें थोड़ा सा एक तो कार्बन का परसेंटेज का फर्क है ही, दूसरी चूंकि इसकी कलर जो है, इसकी कलर क्या होती है, व्हाइट कलर की है, तो इसको जो है व्हाइट कास्ट आयरन कहते हैं। और व्हाइट कलर इज ओनली बिकॉज ऑफ इट हैज नो ग्रेफाइट। यदि ग्रेफाइट ऊपर में रहता, जैसे धनिया पत्ता छिड़क देंगे भोजन में तो हरा दिखेगा, उसी तरह से ग्रेफाइट छिड़क देंगे तो ग्रे दिखेगा, और यदि नहीं छिड़केंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है कार्बाइड हो जाएगा, दैट मीन्स कि सीमेंटाइट। ग्रेफाइट और सीमेंटाइट अभी लास्ट उसमें देखे थे, तो ये क्या हो जाएगा, सीमेंटाइट, विच इज द हार्डेस्ट कंस्टिट्यूएंट। ये बहुत हार्ड होता है सीमेंटाइट। ठीक है ना, इसीलिए इसका कई जगह टूल वगैरह भी बनता है। ठीक है ना, और टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इट हैज टू मच। तो इस तरह से ये क्या हुआ, व्हाइट कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन, जैसा कि नाम से ही चिल्ड, ठीक है ना, हम लोग गर्मी के दिनों में बोलते हैं ना कि चिल्ड आइसक्रीम दो। चिल्ड कास्ट आयरन मतलब इट इज बेसिकली व्हाइट कास्ट आयरन प्रोड्यूस्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ द मोल्टेन आयरन। क्विक कूलिंग कैसे करते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ वाटर जेट। द क्विक कूलिंग इज जनरली कॉल्ड चिलिंग, एंड द कास्ट आयरन सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड चिल्ड कास्ट आयरन, इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से मोल्टेड कास्ट आयरन, मोल्टेड कास्ट आयरन दैट मीन्स ये जो है ग्रे और व्हाइट के बीच का जो है एक प्रोडक्ट है, और कंपोजिशन है, कलर और जनरल प्रॉपर्टी इसका लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, मैलिएबल कास्ट आयरन, ठीक है ना, मैलिएबल कास्ट आयरन बेसिकली इट इज दी आयरन कार्बन एलवाई। ठीक है ना, कार्बन आयरन का ये एलवाई है, और ये while solidification as cast condition एक ग्रेफाइट फ्री स्ट्रक्चर है। टोटल कार्बन कंटेंट जो है इसमें सीमेंटाइट के रूप में मिलता है, और इट इज डक्टाइल एंड इट मे बी बेंट विदाउट ब्रेकिंग और फ्रैक्चर, जो कास्ट आयरन में जनरली नहीं होता है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं इसका कैरेक्टर और प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मेलिएबल कास्ट आयरन, ठीक है ना, इट इज फर्स्टली कास्ट इनटू द मोल्ड्स, मोल्ड्स होते हैं उसके अंदर जो है इसको बनाते हैं। देन बाय सुटेबल हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट में इसमें एनिलिंग करते हैं, याद रखिएगा। द कंबाइंड कार्बन ऑफ द व्हाइट कास्ट आयरन इज सेपरेटेड इनटू नोड्यूल्स ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नोड्यूल्स भी इसको बोलते हैं। और इसका दो प्रोसेस होता है, दो मेथड्स होता है। पहला होता है व्हाइट हॉट प्रोसेस, और दूसरा होता है ब्लैक हॉट प्रोसेस। व्हाइट हॉट प्रोसेस
व्हाइट हट प्रोसेस में व्हाइट आयरन कास्टिंग बेसिकली आर पैक्ड इन आयरन और स्टील बॉक्स सराउंडेड बाय ए मिक्सचर ऑफ न्यू एंड यूज्ड हेमेटाइट ओर, ठीक है। और ब्लैक हट प्रोसेस में भी जो कास्टिंग करते हैं ये जो है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कार्बन कंटेंट कम होता है और इसमें सल्फर मिला देते हैं, जो कि कास्ट आयरन बनाने की प्रोसेस को जो है 2 गुना लगभग कर देता है, तेज कर देता है, फास्ट कर देता है। दैट इज दी ब्लैक हट प्रोसेस। उसके बाद आप देखेंगे नोडलर और एस्फेरोडाइडल जो है ग्रेफाइट कास्ट आयरन, एस्फेरोडाइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन, इसमें जो है कार्बन तो रहेगा ही रहेगा, मैग्नीशियम इसमें थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में मिला देते हैं 0.1 टू 0.8% टू ग्रे आयरन। और इसके चलते क्या होता है कि ये सबसे हाई स्ट्रेंथ कास्ट आयरन माना जाता है। इसमें ग्रेफाइट जो है फ्लेक्स इन कास्ट आयरन वर्क एज ए discontinuities in the matrix and thus lower its mechanical property, ठीक है। अब इसमें इसके भी कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है और कई जगह जो है इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए एलॉय कास्ट आयरन। बेसिकली एलॉय कास्ट आयरन, ठीक है ना, जो हमने अभी ये आपके कास्ट आयरन के टाइप्स हमने देखा, तो अब एलॉय कास्ट आयरन में स्मॉल परसेंटेज ऑफ सम अदर कंस्टिट्यूएंट्स लाइक सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर एंड फास्फोरस एंड दिस कास्ट आयरन में बी कॉल्ड एज प्लेन कास्ट आयरन, जो अभी तक हमने देखा। अब दी एलॉय कास्ट आयरन में क्या होता है, बाय एडिंग एलॉइंग एलिमेंट्स इसमें ऐड करते हैं। अभी तक इसमें एलॉइंग एलिमेंट कुछ नहीं यूज करते थे, ठीक है। अब एलॉइंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, निकेल है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, ठीक है ना, कॉपर है, ठीक है ना, मैग्नीज है। तो इस क्वांटिटी इसकी बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। एंड ऑल दीज एलॉय एलिमेंट गिव मोर स्ट्रेंथ एंड property of these materials improves. The alloy cast iron has a special property like increased strength, high wear resistance, corrosion resistance or heat resistance. The alloy cast irons are extensively used for gears, automobiles parts like cylinder, piston, ring, crank cases, crankshaft, camshaft, sprocket, wheel, pulley, brake drum and shoes, पार्ट्स ऑफ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग मशीनरी etc। इसमें हम लोग जो है एलॉय कास्ट आयरन का यूज करते हैं। अब जो है देखेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द कास्ट आयरन। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज मतलब कि जो है कास्ट आयरन हैज कंटेन सम स्मॉल परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज, फास्फोरस, ये सब हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना। और सब का इफेक्ट क्या होगा, सिलिकॉन सिलिकॉन जो है कास्ट आयरन में 4% तक 4% तक रह सकता है एंड इट प्रोवाइड्स फॉर्मेशन ऑफ फ्री ग्रेफाइट व्हिच मेक्स द आयरन सॉफ्ट एंड इजी टू मशीन इट आल्सो प्रोड्यूसेस साउंड कास्टिंग फ्री फ्रॉम ब्लो होल्स, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। यदि सल्फर की बात करें तो इट मे बी अप टू 0.1%, है ना, and it makes the cast iron hard and brittle. It has its property. मैग्नीज की यदि बात करें it makes the cast iron white and hard, ठीक है ना, और it helps to exert a controlling influence over the harmful effect of sulfur. Sulfur is just like a poison, है ना। अब चूंकि आप इसी में भोजन बनाते हैं और पॉइजन डला हुआ है तो दैट विल हार्म, इसके हार्मफुल कंटेंट को कम करने के लिए, हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए मैग्नीज मिलाते हैं। उसके बाद फास्फोरस, ठीक है ना, तो बेसिकली ये फ्यूजिबिलिटी और फ्लूइडिटी के लिए कास्ट आयरन में डालते हैं, बट यह जो है ब्रिटलनेस को भी बढ़ा देता है। इट इज रियरली अलाउड टू एक्सीड 1%। फास्फोरिक irons are useful for casting of intricate design and for many light engineering casting when cheapness is essential, क्योंकि यह सस्ता होता है फास्फोरस।
देखें रॉट आयरन, ठीक ना, बेसिकली रॉट आयरन की बात करें तो इट इज वन ऑफ द प्योरेस्ट आयरन विच कंटेन्स एटलीस्ट 99.5% ऑफ आयरन, ठीक ना, अप टू 99.9% आयरन इसके अंदर होता है, ठीक ना। और जो दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स हैं जैसे कार्बन देखिए कितना कम अमाउंट में है, सिलिकॉन भी कितना कम अमाउंट में है इन कंपैरिजन टू कास्ट आयरन। और the wrought iron basically it is again produced from the pig iron by remelting in the puddling furnace। वहां पे कास्ट आयरन किस में लगाते थे, कपलिंग फर्नेस में, कपल में, ठीक ना, कपोला फर्नेस, और इसमें पडलिंग फर्नेस में यूज करते हैं। द मोल्टेन मेटल फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज इज रिमूव्ड फ्रॉम फर्नेस एज ए पेस्ट्री मास ऑफ आयरन एंड स्लैग, ठीक ना। रॉट आयरन इज वेरी टफ, malleable, ductile material, it cannot stand sudden and excessive shock, shock load ये बियर नहीं कर पाता है, टूट जाता है। it has too much ultimate tensile strength up to 500 megapascal and the ultimate compressive strength is 300 megapascal, ठीक है ना। it can be easily forced, welded, and it is used for chains, crane hooks, railway, coupling, water and steam pipes etc। आप इंजन्स के वो देखेंगे, ठीक है ना, ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट वाला है तो दीज आर द सिलेंडर्स। तो ये सिलेंडर भी जो है किससे बनाते हैं हम लोग, रॉट आयरन से बनाते हैं। आप कई जगह स्टेशन वगैरह पे देखते होंगे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रॉट आयरन, ठीक है ना। ये व्हील्स आप देखे होंगे बैलगाड़ी का, दैट इज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है फेरस मटेरियल में और इस टॉपिक का वह है स्टील। तो बेसिकली जब हम स्टील की बात करते हैं ये भी आयरन और कार्बन का एक क्या है, एलॉय है, ठीक है ना। और आयरन सॉरी कार्बन कितना हो सकता है, 1.5% तक मैक्सिमम कार्बन। ये सब कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है, ठीक है ना। अब कार्बन परसेंटेज के आधार पे ही चार तरह का जो है स्टील है, डेड या माइल्ड स्टील जिसको बोलते हैं, फिर माइल्ड स्टील, लो कार्बन, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ठीक है ना। तो इसमें जो है इसमें प्लेन कार्बन स्टील या कार्बन स्टील इसको बोलते हैं, इसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहता है, ज्यादा मतलब अप टू मैक्सिमम 1.5%। और स्टील का जो डिजाइनेशन है BIS के थ्रू, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में आप देखेंगे तो बेसिकली दो तरीके से है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको पर्टिकुलर चाहिए तो आप केमिकल कंपोजिशन चेंज कर देते हैं, या केमिकल कंपोजिशन यदि आपने ऑलरेडी चेंज करके रखा है तो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का जो है आपको स्टील मिलेगा जो पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज होगा, कहीं भी यूज नहीं होगा। आंख बंद करके कहीं यूज नहीं करना है, देखना है कि पहले कितनी स्ट्रेंथ की जरूरत है और उतने ही स्ट्रेंथ वाला जो है स्टील लेंगे जो डिजाइनेशन है, ठीक ना। हमें स्ट्रेंथ पता होना जरूरी है। और आपको एक बताएं कि जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगा, इसलिए ये जरूरी है जानना, ठीक है। ये स्टील डिजाइनेशन है, ठीक है ना। अब देखिए इसके ऊपर में बहुत ज्यादा लेक्चर देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ठीक है ना जो है जैसे 20C8 है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 से लेकर के, ठीक है ना, यहाँ देख सकते हैं 20 to 8%, ठीक है ना, 0.2, 20 मतलब 0.2, ठीक है ना, 0.8, ये जो है 0.2% क्या हो गया, कार्बन हो गया, 0.8% क्या हो गया, मैग्नीज हो गया। दीज आर दी डिजाइनेशन। और मैं जैसे कि बता रहा था कि ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी कोई जरूरी नहीं कि आप याद रखें, आप जो है डिजाइन डाटा बुक का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मशीन डिजाइन पढ़ा रहा हूँ। तो मशीन डिजाइन में इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। अब इफेक्ट, तो इफेक्ट ये सब जो है सब चीज के इफेक्ट है, लेकिन सबका कुछ प्लस है कुछ माइनस है,
ठीक है। फ्री कटिंग स्टील्स। अब फ्री कटिंग स्टील्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फ्री कटिंग स्टील्स सल्फर और फास्फोरस का जो है इसमें कंटेंट होता है, और इसमें सल्फर कंटेंट अदर देन दी कार्बन स्टील है। इसमें जो है जनरली कार्बन कंटेंट वेरीज फ्रॉम 0.1 टू 0.45%, ठीक है। और इसमें जो है प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस, ठीक है, may cause long chips in machining to be easily broken and thus prevent clogging of machine. So nowadays lead is also used little about 0.05 to 0.2% instead of sulfur. sulfur के जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, lead. Because of lead it greatly improves the machinability of steel without the loss of toughness. toughness का toughness भी रह गया और उसकी मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए एल्वाय स्टील। अब जैसे कि स्टील में आयरन और कार्बन तो रहेगा ही रहेगा, और कार्बन का परसेंटेज भी मैक्सिमम 1.5% तक ही रहेगा, ये ध्यान देना है। तो एल्वाय स्टील बेसिकली द एलिमेंट अदर देन द कार्बन are added in the sufficient amount to produce an improved properties. You know, the alloying is done for a specific purpose to increase wearing resistance, corrosion resistance, and to improve electrical and magnetic properties of the steel, है ना, जो कि प्लेन कार्बन स्टील में नहीं हो सकता है। इसीलिए एल्वाय स्टील में लोग पढ़ते हैं। अब एल्वाय स्टील में सबसे पहले हम लोग देखें कि निकेल का, तो निकेल जो है स्ट्रेंथ एंड टफनेस ऑफ द स्टील इंक्रीजेज, उसका बढ़ा देता है। और जो है ये निकेल स्टील एल्वाइंग कंटेनिंग 36% ऑफ द निकेल इज नोन एज इनवार। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और निकेल जो चमकेगा ज्यादा, निकेल जहां रहेगा उसमें जल्दी जंग भी नहीं लगेगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन भी ड्यू टू टेम्परेचर हैज ऑलमोस्ट जीरो। दीज आर दी प्रॉपर्टी ऑफ द निकेल। सो वी कैन एड आयरन प्लस निकेल अप टू 36%। तो ये हमारा निकेल की। स्टील में आप देखेंगे क्रोमियम, ठीक है ना, क्रोमियम और टंगस्टन, ठीक है ना। क्रोमियम बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली स्टील में जो है हार्डनेस बढ़ाने के लिए और इलास्टिक लिमिट बढ़ाने के लिए क्रोमियम का यूज करते हैं। ये जो है आपका क्रोमियम मतलब 1.2% तक क्रोमियम जो है मिला सकते हैं। और निकेल और क्रोमियम दोनों यदि मिला दें, मतलब 3.25% निकेल मिला दें और 1.5% क्रोमियम मिला दें, 0.25% कार्बन मिला दें, तो ये आर्मर प्लेट का काम करता है जो इलेक्ट्रिकल मोटर में जो है यूज होता है। क्रोम निकेल स्टील एक्सटेंसिवली जो है मोटर कार में क्रैंक शाफ्ट के एक्सल बनाने में, एक्सल एंड गियर जो है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों की एक साथ जरूरत पड़ती है, वहां पे क्रोमियम मिला देते हैं। क्रोमियम मिलाते कितना है, मैक्सिमम 2%। टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन में जो है एक ग्रेन की ग्रोथ को रोकता है और डेप्थ ऑफ हार्डनिंग ऑफ क्वीज्ड स्टील, ठीक है, वह क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। और इसमें जो है स्टील 3 to 18% स्टील जो है, स्टील में मतलब 3 to 18% तक टंगस्टन मिला सकते हैं, 1.5% तक कार्बन मिला सकते हैं। और इसका जो है प्रिंसिपल जो यूज के हैं टंगस्टन स्टील्स का, कटिंग टूल बनाने में, डाई बनाने में, वॉल्व बनाने में, टैप्स बनाने में, जो है परमानेंट मैग्नेट बनाने में इसका यूज होता है। वेनेडियम की बात करें तो इट ऑब्टेन्स से फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर इन टूल स्टील, उसमें मिलता है। और इसमें एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वेनेडियम, मतलब 0.2% तक जो है इसमें वेनेडियम मिला सकते हैं,
0.3% तक मिला सकते हैं, 0.2% जनरली मिलाते हैं। और जो है ये क्रोमियम और वेनेडियम दोनों यदि मिला देते हैं तो यह जो है इट गिव्स गुड, वेरी एक्सट्रीमली गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिक लिमिट और एंडोरेंस लिमिट, and at the same time the ductility. The steels are very frequently used for parts as spring बनाने के काम आता है। एलवाई स्टील में जब मैग्नीज मिला देंगे तो क्या होगा, मैग्नीज बेसिकली क्या करता है, ये स्टील के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, स्टील के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और मैग्नीज जो है वही 1.5% के आसपास मैग्नीज आप इसमें मिला सकते हैं। और जो प्रिंसिपल यूज ऑफ मैग्नीज है, ठीक है ना, जो सीवियर वियर करता है, तो जो है इस स्टील को ग्राउंड और फिनिश रखता है। इसी तरह सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन और निकेल की प्रॉपर्टी लगभग सेम है, और जो निकेल मिला सकते हैं 2% तक मिला सकते हैं, ठीक है ना। कोबाल्ट की बात करें तो ये जो है रेड हार्डनेस बाय रिटेंशन ऑफ हार्ड कार्बाइड्स एट हाई टेम्परेचर, अर्थात कार्बाइड क्या है, जैसे ग्रेफाइट है वैसे कार्बाइड है, और ये करता क्या है, ये जो है डीकार्बोराइज कर देता है स्टील को ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट एंड इंक्रीजेज दी हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। और रेसिड्यूअल जो मैग्नेटिज्म है, जो करेक्टिव मैग्नेटिक फोर्स है, उसको भी प्रोड्यूस करता है। मोलिब्डेनम जो है एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मोलिब्डेनम जो है, इसमें क्रोमियम एंड मैग्नीज के साथ यदि यूज करते हैं आयरन में, तो ये जो है मोलिब्डेनम स्टील कहलाता है, ठीक है ना। और ये स्टील जो है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जो है रहने के कारण एरोप्लेन के फ्यूज प्लग तक में यूज होता है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में तो यूज होता ही होता है। तो ये जो है हमारा क्या था, एलवाई स्टील और एलवाई स्टील के कंपोनेंट्स। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टील जो इसको हम लोग मानते हैं वह होता है स्टेनलेस स्टील। बेसिकली स्टेनलेस स्टील which is when correctly heat treated and finished, resist oxidation and corrosive attack from most corrosive media. The different types of stainless steel are discussed below, like martensitic stainless steel। अब इसमें है क्या, है कुछ नहीं, क्रोमियम मैग्नीशियम इन सब का जो परसेंटेज वेरिएशन है दैट विल ओनली वेरी। तो इसमें मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील, these are the steels which are highly used in the alloy steel। ये ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील इट इज अगेन इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। और ये 18/8 स्टील का मतलब कि 8% निकेल विद कार्बन कंटेंट एज लो एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो स्टील का 18% ऑफ क्रोमियम, 18% क्रोमियम हो गया, 8% जो है क्या हो गया, निकेल हो गया। उसी तरह से हीट रेजिस्टिंग स्टील की बात करते हैं। हीट रेजिस्टिंग स्टील में जो है लो एलॉय स्टील, वॉल्व स्टील, प्लेन क्रोमियम स्टील, ऑस्टेनेटिक क्रोमियम स्टील, और इसके अलावा जो है हीट रेजिस्टिंग में ही आपको ये लो एलॉय स्टील, वॉल्व स्टील और प्लेन कार्बन स्टील, ऑस्टेनेटिक क्रोमियम निकेल स्टील, ये सबका एक स्टैंडर्ड कुछ पैरामीटर्स हैं जो हीट को रेजिस्ट करने में अपनी भूमिका अदा करता है, and it is a very important point in comparison to other steel, है ना। अब इसमें हाई रेजिस्टेंस स्टील हो गया हमारा, और भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आने वाले टॉपिक में नेक्स्ट स्लाइड में द मोस्ट इम्पोर्टेंट steel is high speed steel। Basically these steels
are used to make the tools for cutting metals at a much higher cutting speed than ordinary carbon tool, है ना। तो ये हाई स्पीड स्टील का, और इट इज यूज्ड फॉर कटिंग मेटल्स एट मच हायर कटिंग स्पीड देन ऑर्डिनरी कार्बन टूल स्टील। कार्बन स्टील कटिंग tools do not retain their sharp cutting edge under heavier loads and higher speed. This is due to the fact that at high speed sufficient heat may be developed during the cutting operation and causes the temperature of the cutting edge of the tool to reach a red heat. The temperature would soften the carbon tool steel and thus the tool will not work efficiently for a longer period of time. The high speed steel that we see in our workshop to for cutting purpose, yeah, it has different type of high speed steel। 1841 हाई स्पीड स्टील बोलते हैं इसको। तो this steel on an average contains 18% of tungsten, 4% of chromium and 1% vanadium। 18% क्या हो गया आपका क्रोमियम, 18% सॉरी 18% टंगस्टन, 4% chromium and 1% vanadium। इट इज टू मच हार्ड। इसके जो टूल्स बनते हैं वो ड्रिलिंग टूल्स बनते हैं, लेथ टूल बनते हैं, प्लेनर बनते हैं, सेपर टूल बनते हैं, मिलिंग कटर्स बनते हैं, रीमर्स बनते हैं, रोचर्स बनते हैं, थ्रेडिंग बनते हैं और पंच मशीन्स के टूल्स बनते हैं 41 से। उसी तरह से मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील होता है, सुपर हाई स्टील होता है, और उसके बाद हमारा स्प्रिंग स्टील्स आते हैं। ये स्प्रिंग स्टील में भी 3 कैटेगरी है, हाई कार्बन, क्रोम वेनेडियम एंड सिलिकॉन मैग्नीज स्टील। स्प्रिंग स्टील जो है मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग दी स्प्रिंग, है ना, एंड बिकॉज it can store a maximum amount of work or energy in a given weight or volume of the spring material without any permanent deformation. These steels should have high elastic limit as well as high deflection value. Stiffness, load per unit, deflection should high and so we use the spring material। अब इसमें हाई कार्बन स्टील, क्रोम वेनेडियम, तो डिफरेंट कैटेगरी पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट परसेंटेज ऑफ दी कार्बन मिलाते हैं, क्रोमियम वेनेडियम मिलाएंगे, सिलिकॉन मिलाएंगे, तो आपको अलग अलग स्प्रिंग मटेरियल मिलेगा और इसका टेम्परेचर भी जो है अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी प्रोसेसिंग करनी होगी। ठीक है, ये था हमारा जो है स्प्रिंग स्टील। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील भी देख लीजिए। बेसिकली हीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्टील की जब बात करते हैं तो इसमें हीट ट्रीटमेंट करते क्यों हैं, तो है कि टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द मेटल, मेटल के हार्डनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं। स्ट्रेस के अंदर रिड्यूसिंग स्ट्रेस यदि है, ठीक है ना, तो करते हैं। मशीनेबिलिटी को बढ़ाने की, मशीनिंग उस पर आराम से कर सकें इसलिए बढ़ाते हैं। मेटल को सॉफ्ट करने के लिए करते हैं। स्ट्रक्चर को चेंज या इंप्रूव करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। ग्रेन के स्ट्रक्चर और साइज को जो है चेंज करने के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं। और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वालिटी ऑफ द मेटल, ठीक है ना, इंप्रूव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट में नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग, एनीलिंग में भी 2 है, फुल एनीलिंग एंड फुल एनीलिंग, प्रोसेस एनीलिंग और स्पिरिटवाइजिंग, हार्डनिंग, ये सब हम लोग यूज करते हैं। नॉर्मलाइजिंग में आप देखेंगे तो बेसिकली इसका कुछ अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है यही है, टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, टू इम्प्रूव मशीनिंग, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द वेल्ड। फिर टू रिमूव स्ट्रेंथ, यदि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कुछ स्ट्रेन रह गया उसको इम्प्रूव करने के लिए नॉर्मलाइजिंग करते हैं। अब बेसिकली जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजिंग का, ठीक है ना, यह 30 to 50 डिग्री सेल्सियस या इससे थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर पे, ठीक ना, करते हैं। और इट इज हेल्ड एट दिस टेम्परेचर फॉर अबाउट 15 मिनट्स, एंड देन इट इज अलाउड टू कूल डाउन इन
स्टिल एयर, जानबूझ के ठंडा नहीं करते हैं, इसको आराम आराम से ठंडा होने देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मलाइजिंग। एनीलिंग की बात करते हैं, तो एनीलिंग में जो है, एनीलिंग में जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू सॉफ्टन दी स्टील, स्टील को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के काम आता है, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के काम आता है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए काम आता है। अब बात आती है कि एनीलिंग जो है जो पर्पज है सॉफ्ट करने का, करते क्यों है, तो कई मेन जो फुल एनीलिंग का पर्पज है कि टू रिलीव द स्ट्रेस during manufacturing, some stresses are induced in the material. To remove that stress, we do the annealing process, ठीक ना। और इसमें जो है डीकार्बोनाइजेशन ऑफ द स्टील को भी अवॉइड करने के लिए जो है एनीलिंग करते हैं, ठीक ना। और इसमें जो है एनीलिंग के प्रोसेस में मिक्सचर ऑफ कास्ट आयरन जो है, चारकोल, लाइम, ग्राउंड माइका, ये सब यूज करते हैं। प्रोसेस एनीलिंग में भी जब आप देखेंगे तो प्रोसेस एनीलिंग में भी, अच्छा एनीलिंग में जो है टेम्परेचर कहाँ तक जाता है, दैट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ स्टील्स यू आर यूजिंग। इन केस ऑफ फुल एनीलिंग, सॉरी एनीलिंग टेम्परेचर में, जैसे माइल्ड स्टील है तो अप टू 925 डिग्री सेल्सियस, और जब हाई कार्बन स्टील है 780 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब बहुत हार्ड स्टील बनाना होगा तो टेम्परेचर कम रखेंगे, और जब बहुत जो है माइल्ड जो है स्टील चाहिए होगा तब टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे। प्रोसेस एनीलिंग भी सेम पर्पज है, इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव करने का। राइजिंग में आप देखिएगा तो ये जो है आपके एनीलिंग से मिलता जुलता ही है, ठीक ना, लेकिन इसमें सीमेंटाइट जो है ग्रेनुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होता है स्टील के ऊपर, और ये जो है जनरली हाई कार्बन स्टील जो है, जो मशीनिंग के लिए डिफिकल्ट होता है उसमें इसका यूज करते हैं, और इसकी टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। और जो कूलिंग रेट होता है, कूलिंग रेट मतलब फ्री टू एयर, मतलब आराम से इसको कूल होने देते हैं। 21 घंटे में जो है मुश्किल से 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर कम होता है। और हार्डनिंग की बात करें तो हार्डनिंग अगेन टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द मेटल, सिंपल सा, ठीक ना, जो है इसका लॉजिक है। और जो है टेम्परिंग, टेम्परिंग में भी टेम्पर्ड करते क्यों हैं, स्टील इज हार्डन्ड बाय रैपिड क्विंचिंग and it becomes very hard and brittle. It also contains internal stresses which are very severe and unequally distributed to cause cracks or even rupture of hardened steel. The tempering that means ki drawing is known as is therefore done for the uh, reducing the brittleness of the material, to remove the internal stress and to make स्टील वेरी टफ। टफ मतलब एबिलिटी टू रेजिस्ट शॉक लोड एंड फटिग लोड। सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग में आपका जो है कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग, आप जो भी कुछ करते हैं तो बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इट इज डिजायरेबल जो है हार्डेंड सरफेस टू रेजिस्ट वियर एंड टीयर। मतलब ऊपर का सरफेस जो होगा बहुत हार्ड एंड जो है, इसमें जो प्रोसेस करते हैं आजकल तो डायरेक्ट किट आने लगा है, लेकिन सरफेस को सिर्फ हार्ड बोलते हैं, अंदर पूरा सरफेस, जैसे कोई साफ्ट है आपका 20 mm डायमीटर का, तो पूरे साफ्ट को हार्ड नहीं बनाएगा, लेकिन केस हार्डनिंग में क्या करते हैं, ऊपर के 1 mm या 2 mm को इतना हार्ड बना देते हैं कि कोई लोड आप लगाएंगे तो वो लोड का डायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक ना, अंदर जाएगा ही नहीं। अंदर सॉफ्ट रहेगा, ऊपर हार्ड रहेगा, कछुए की तरह। कछुआ आप देखे होंगे ना, तो कछुए की तरह जो है अंदर सॉफ्ट और ऊपर हार्ड, दैट इज दिस सरफेस हार्डनिंग और केस हार्डनिंग। अब केस हार्डनिंग का प्रोसेस अलग अलग है, उसके ऊपर लेयर लगा देते हैं, ठीक ना, कार्बाइड का, साइनाइड का, नाइट्राइड का, ठीक ना। इंडक्शन हार्डनिंग बड़े स्लो प्रोसेस में करते हैं, फ्लेम हार्डनिंग वो
टू मच टफ एंड हार्ड उसको बना देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सरफेस हार्डनिंग। ठीक है, हमारा था पूरा का पूरा प्रोसेस किसका, ये फेरस मटेरियल का। और फेरस मटेरियल में आपने देखा कि किस तरह से हम वन बाय वन बड़े आराम से कास्ट आयरन के ऊपर डिस्कशन किए, हम रॉड आयरन डिस्कस किए, और स्टील के हर एक वेराइटी और हीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्टील भी हम लोगों ने बड़े इत्मीनान से देखा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कर भला तो हो भला। आप इन वीडियोज को आप जब भी अपने इस चैनल पे जाते हैं, नन्हे मुन्ने प्यारा सा मैकेनिकल पंडित चैनल पे, जो आपके प्यारे पांडे सर बनाते हैं इस पे वीडियो, तो इस पे लगभग हर टॉपिक का, जैसे मशीन डिजाइन में आपको 300 वीडियो मिलेगा, तो 300 वीडियो मतलब क्या, ये सिर्फ थ्योरी है, न्यूमेरिकल भी काफी सारे हैं। तो आपको हर टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो मिल जाएगा। तो जब भी आपको लगता है, समय मिलता है, खूब देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसीलिए मैंने बोला कर भला तो हो भला, उसका भी तो भला होना चाहिए जो आपका दोस्त है, जिसको अभी तक मालूम ही नहीं है कि पांडे सर इतना मेहनत करके कुछ बच्चों के लिए दे रहे हैं। तो आप जरूर शेयर कीजिए, देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जीवन जीते रहिए। धन्यवाद। विश यू ऑल दी बेस्ट।